Dear students, today's topic of study is breathing and respiration. देखिए कभी कभी हम ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन समझने लगते हैं, जबकि ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। ब्रीदिंग में जहाँ तक बात होती है तो लंग्स को एयर के द्वारा फिल किया जाता है और एयर लंग्स से बाहर की जाती है, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग सिंपल रिएक्शन है जिसमें एयर अंदर आती है, फिजिकली इसमें एयर अंदर आएगी, लंग्स के अंदर फिल हो जाएगी और जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है एयर का वही सेम टू सेम कंसंट्रेशन एयर हमारे शरीर में आ जाएगी नेजल पैसेज से होती हुई, और उसमें कुछ ऑक्सीजन शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से लंग्स में बाहर आ जाएगी और बाहर जो गैस निकलेगी उसमें थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहेगी और इस तरह से ये ब्रीदिंग की क्रिया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के द्वारा पूरी होती है। लेकिन रेस्पिरेशन की जहाँ तक बात करें तो रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, सब में ऑक्सीजन लिया जाता है शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। और रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिन और रात, यानी जो भी जीवित व्यक्ति है, जो भी जीवित पेड़ पौधे हैं, सब में दिन और रात रेस्पिरेशन हमेशा होता रहता है। हमेशा वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इज केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि हमारे सेल के अंदर होती है, प्लांट हो या एनिमल सेल, और ये एनर्जी रिलीज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट हो जाता है 6CO2 6H2O और निकलती है इसमें एनर्जी 38 ATP एनर्जी, और ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस तरह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना कैटाबॉलिक रिएक्शन है ये रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बदल जाता है और साथ में रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड ATP, जिससे हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। सो ये रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन दो प्रकार का है, एयरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन की जहाँ तक बात करें तो एयर यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर इन सेल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिलीज हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। ठीक है। एक हिस्सा इसका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जिसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज नॉट एनफ ऑक्सीजन, जब हमारे शरीर में एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता ना होने पर हाँफने लगते हैं हम, और इस स्थिति में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में थकान बन जाती है। धीरे धीरे जब हम हाँफते हैं, सांस धीरे धीरे ऑक्सीजन शरीर में आती जाती है तो हमारा जो है ये लैक्टिक एसिड कंप्लीट बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी थकान जो है वो मिट जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं, द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड बिल्ड अप इन द मसल्स कॉजिंग पेन एंड टायर्डनेस। थकान हो जाती है मांसपेशियों में, हम दर्द करने लगती मांसपेशियाँ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स। बाद में ये ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में और ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में रिलीज हो जाता है और इससे भी हमको कुछ मात्रा में ATP प्राप्त होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन दूसरा एक और होता है फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन हैपन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया बिकॉज दे नीड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ईस्ट और बैक्टीरिया में जहाँ तक हम बात करें फर्मेंटेशन होता है। ये फर्मेंटेशन बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, केवल 2 ATP रिलीज होती है। कहाँ 38 ATP निकल रहे थे, अब केवल 2 ATP रिलीज होती हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तमाम जो बीवरेज बनते हैं अल्कोहल इंडस्ट्रीज के अंदर ग्लूकोज से फर्मेंटर्स के अंदर फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है और इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। यदि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है,
एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है दोनों में, और प्रोडक्ट जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और H2O बनते हैं, और साथ में 38 ATP बनते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें लैक्टिक एसिड बनता है जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स की बात करेंगे, और इथेनॉल बनेगा जब फर्मेंटेशन की बात करेंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंस भी आ सकता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लीजिए, ये सिंपल सा डायग्राम कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। एयर सबसे पहले नेसल कैविटी से होती हुई अंदर एंटर करती है, तो अंदर सबसे पहले उसको सी शेप्ड ट्रेकिया मिलते हैं। ये सी शेप्ड इसलिए रहते हैं ताकि गर्दन मुड़ते समय ये हमारा जो विंड पाइप है बंद ना हो जाए। ये एयर पहुंचती है लंग्स के पास। देखिए ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। इन स्ट्रक्चर को हम ब्रोंकाई बोलते हैं, ये नंबर 4, ठीक है। और लंग्स की जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल कैविटी के अंदर लंग्स स्थित रहते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हैं हमारी, जिनके द्वारा हमारी जो चेस्ट है वो सांस लेते समय ऊपर फूल जाता है और सांस छोड़ते समय नीचे चला जाता है रिफ्स की सहायता से। नंबर 8 में ये डायफ्राम है। जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे की ओर चला जाएगा, जब हम सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाएगा। ब्रोंकाई के बाद ये ब्रोंक्यूल्स हैं, बारीक बारीक सी शाखाएं, और सबसे एंड पॉइंट जो है वो 10वें नंबर का एल्वियोली है, एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। हियर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द ब्लड एंड ऑक्सीजन एंटर इन द ब्लड। तो ये एल्वियोलाई, ये इस तरह का ये हमारा डायग्राम आपको बनाना है, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले आता है नोज एंड माउथ। देखिए एयर इसके द्वारा शरीर में एंटर होती है, हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए, क्योंकि नेसल पैसेज में जो हेयर रहते हैं वो फिल्टर कर देते हैं और एयर को वार्म कर देते हैं, और हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग एयर को ले आते हैं। यदि हम मुंह से सांस लेते हैं तो ये नुकसानदायक रहती है। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज लाइंड विद ए थिन लेयर ऑफ सेल। इसमें म्यूकस और गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं। इसमें सीलिया भी पाए जाते हैं जो किसी प्रकार की गंदगी आने पर उसको ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल को, बैक्टीरिया को, और इसके द्वारा हमें शरीर में जाने से बचाते हैं। यदि कोई डस्ट पार्टिकल बड़े आकार का है तो छींक के द्वारा उसको हम शरीर से बाहर रिलीज़ कर देते हैं। ये इस तरह से सीलिया का, ये छोटे छोटे सीलिया जो हैं इस पर पाए जाते हैं। पूरी की पूरी हमारा नेसल पैसेज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सीलिया के द्वारा इस तरह से कवर्ड रहता है। ट्रैकिया माउथ से लेकर नोज़ और माउथ से लेकर विंड पाइप तक का पूरा रीजन ट्रैकिया कहलाता है। सी शेप्ड कार्टिलेजेस हैं और ये आपस में ब्रोंकाई में ओपन होते हैं। दोनों तरफ के ब्रोंकाई बाद में ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स सबसे आखिरी में एल्वियोलाई आते हैं, दैट इज द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो यदि पूछा जाता है गैसियस एक्सचेंज की एक्चुअल साइट क्या है तो आप बता सकते हैं ये एल्वियोलाई है। प्लूरल मेम्ब्रेन इसके द्वारा लंग्स को कवर किए रहते हैं। रिब केज जो हमारे लंग्स को जो है वो प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स सांस लेते समय ये हमारे चेस्ट को ऊपर करने का काम करते हैं और सांस छोड़ते समय नीचे करने का काम। जहाँ तक डायफ्राम की बात है, इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा सांस लेते समय डायफ्राम नीचे आ जाता है और सांस छोड़ते समय ये ऊपर की ओर चला जाता है। ये देखिए आप ब्रोंकाई और एल्वियोलाई, ये इस तरह के बॉल जो दिखाई दे रहे हैं एल्वियोलाई, यहीं पर ये जो है CO2 रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो जाती है ब्लड के अंदर। सो एक्चुअल साइट हो गई गैस एक्सचेंज की। वेंटिलेशन का है मतलब द मूवमेंट ऑफ एयर बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लंग्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये कंटिन्यू होता रहता है, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। एयर इज बार्न मॉइस्चर एंड फिल्टर्ड एज ट्रेवल थ्रू माउथ एंड नेसल पैसेज। ब्रोंकाई में आती है, ब्रोंक्यूल्स में और एल्वियोलाई में पहुंचती है। एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आ जाता है एयर में। इनहेलेशन की बात करें, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों मिलकर इनहेलेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और इसके द्वारा शरीर में अंदर एयर एंटर हो जाती है।
इनहेलेशन में थोड़ा सा आप केमिस्ट्री समझ लीजिए इसकी। एयर जैसे ही अंदर जाती है तुरंत यहाँ प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो एयर इज पुश्ड इनटू द लंग्स। ठीक है, यहाँ पर एयर ज़्यादा रहेगी, यहाँ कम, तो लंग्स के अंदर एयर एंटर हो जाती है। डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है इनहेलेशन में, ताकि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा रहे और चेस्ट जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स के द्वारा एक्सपैंड हो जाता है। ये इनहेलेशन की पूरी प्रक्रिया है। एक्सहेलेशन की बात करें तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो लंग्स को नीचे दबाने का काम करेंगे। सांस हम छोड़ेंगे, डायफ्राम रिलैक्स होगा और ये नीचे की ओर हो जाएगा, बैकवर्ड मूव हो जाएगा। एयर जो है वो पुश्ड आउट हो जाती है, लंग्स से बाहर चली जाती है। ठीक है, जब एयर यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है लंग्स के अंदर, तो प्रेशर के द्वारा फिर ये यहाँ कम प्रेशर है तो लंग्स से एयर निकलकर बाहर आ जाती है। डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है ऊपर की ओर और इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती हैं, हमारे जो रिब्स है उसको डाउनवर्ड मूवमेंट करवाती हैं। गैस एक्सचेंज जो है वो एल्वियोली के अंदर होता है, जिसमें एल्वियोली की थिन वॉल है, सरफेस एरिया है, मोस्ट सरफेस है और ब्लड वेसल्स इसमें खुली हुई हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर ये ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन गोज टू ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जाती है, ये लंग्स में जाती है, जो शरीर से फिर बाहर रिलीज कर दी जाती है। ये इस तरह का एल्वियोली में गैस एक्सचेंज होता है। CO2 जो है लंग्स को दे दी गई है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ गई है। इस तरह से रेड ब्लड कैपिलरीज और लंग्स, इस तरह से ये आपस में गैस एक्सचेंज की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि जो गैस अंदर इनहेल करते हैं उसमें और बाहर जो जाती है उसमें क्या क्या अंतर है। अंदर जो एयर हम इनहेल करते हैं 20% ऑक्सीजन होती है, बाहर जो छोड़ते हैं तो 16% ऑक्सीजन बाहर जाती है, यानी 4% ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ गई है, ऑक्सीजन बॉडी में आ चुकी है। वाटर वेपर ये कम रहती है, लेकिन बाहर छोड़ने पर वाटर वेपर ज़्यादा रहता है। नाइट्रोजन सेम रहेगी क्योंकि नाइट्रोजन का हम यूज़ नहीं कर सकते। नोबल गैसेज भी सेम टू सेम रहती हैं। तो इस तरह से ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनाएरोबिक आपने आज पढ़ा। थैंक यू।